तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक युग का जीवन कैसे आरंभ होता है, यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और एक बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो आप क्या करें, पिछली भी क्लास को देखते आएँ। ठीक है, तो और जो पुराने हैं उनसे एक बातें मैं कहना चाहूँगा कि भाई वे क्या करें, इस क्लास को फिर से देखना शुरू कर दें, मतलब एक बार और देख लें, एक बार और देख लें, और 1 से 2 बार पीडीएफ पढ़ लें, या 3 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें। कुल मिलाकर जितनी बार आप पीडीएफ पढ़ लेते हैं, उतनी बार कम होगा, उतनी बार आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर होगा। तो मेरा मानना है 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप पढ़ सकें, जितनी बार आपके पास समय मिल रहा है, उतनी बार आप ज़रूर पढ़ लें। चलिए, आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। ठीक है, आर्य बस्तियों के बारे में जैसे कि बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक एक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का जो आरंभ माना जाता है वो आर्यों के आगमन के साथ माना जाता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारतीय मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक हमें ऐसा लगा था, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई तब हमारी एक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास का जो आरंभ हुआ है, ठीक है, वो यानी कि जो भारतीय इतिहास का कहने का मतलब ये है, जो सभ्यता का आरंभ हुआ है वो आर्यों के आगमन के साथ हुआ। मतलब जब एक तरीके से बताया जा रहा है कि जब आर्यों का आगमन होता है तब क्या होता है, भारतीय सभ्यता का कहीं न कहीं एक तरीके से आरंभ होता है या शुरुआत होती है। ये हमारी ऐसी धारणा थी पहले। सिंधु नगरों के पतन सिंधु नगरों के सिंधु के सॉरी सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन हुआ था। दरअसल बताया जाता है सिंधु सभ्यता के नगरों का तो पतन हुआ था, परंतु गाँव में अगर देखा जाए तो संस्कृति जीवित रही। मतलब कहीं न कहीं गाँव में कल्चर जीवित रहा उस समय भी। और इस ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियाँ थी। तो अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियाँ थी। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसे हुए थे। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई विभिन्न भागों में देखा जाए, विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए, तो विभिन्न प्रकार के लोग कहीं न कहीं बसे थे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसी युग में क्या था कि भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर से भारत में प्रकट हुए थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय आर्य भाषा जो बोलने वाले लोग थे वे क्या थे, पश्चिम और उत्तर से कहीं न कहीं वे भारत में आए थे, जो वैदिक संस्कृत के आधार माने जाते हैं। तो उन्हें क्या माना जाता है, वैदिक संस्कृत का आधार माना जाता है। अब कहा जा रहा है कि अब हम ये नहीं जानते हैं कि भाई ये लोग आए कहाँ से थे। मतलब हमें नहीं पता था ये लोग वाक़ई में कहाँ से आए थे, एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो हम कहीं न कहीं क्या करने लगे, अनुमान लगाकर बताने लगे। जैसे कि हमने पहला अनुमान लगाया कि हो सकता है शायद ये उत्तर पूर्वी ईरान से आए हों, या कैस्पियन सागर के समीप या उसके नज़दीक से आए हों, या मध्य एशिया से आए हों, या पश्चिमी एशिया से आए हों, और यूरोप या कहा जा रहा है यूरोप में जाकर बसे हों, और विभिन्न आर्य भाषाएँ बोलने वाले से पृथक पहचान के लिए, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भारत में आर्य भाषियों को भारतीय आर्य कहा जाता है या इंडो आर्य कहा जाता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारत में आर्य भाषियों को हम भारतीय आर्य या इंडो आर्य कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है कि हम इंडो आर्य किसे कहते हैं। तो भारत में आए हुए जो आर्य भाषाई लोग थे, उनको हमने क्या कहा, भारतीय आर्य कहा या इंडो आर्य कहा। उनकी प्रजाति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बताया जा रहा है कि भाई हम उनकी प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और हम यह कह भी नहीं सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबाद लोगों की प्रजाति वे भिन्न थे या नहीं। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते भाई जो पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबादी जो है लोगों की प्रजाति से भिन्न थी या नहीं थी। पहले सोचा गया था कि आर्य भाषाई लोगों ने बड़ी तादाद में आकर भारत पर हमला किया। पहले तो हमें ये लगा कि भाई जो आर्य लोग भारत में आए होंगे, कहीं न कहीं उन्होंने भारत में आक्रमण किया होगा और काफ़ी ज़्यादा भारत को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाया होगा। ठीक है, ये हमारी पहले सोच थी, परंतु यह सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत मिला कि भाई बहुत कम प्रूफ हमें मिल पाया, सबूत मिल पाया कि वाक़ई में क्या एक तरीके से वे किस लिए हमारे यहाँ आए थे। ठीक है, मतलब क्या वे हमारे यहाँ आक्रमण करने आए थे, या हमें पर क्षति पहुँचाने आए थे, या क्या करने आए थे, हमारे पास उतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है। इसलिए आजकल अनेक इतिहासकारों का मत है कि वे लंबे समय तक छोटे-छोटे समूह में आए और पहले से बसे हुए लोगों के साथ रहने लगे। फिर क्या हुआ कि हमारे इतिहासकारों ने, आजकल के जो मॉडर्न इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम इसको इस आधार पर बता सकते हैं, इस आधार पर इनके बारे में समझ सकते हैं
कि हो सकता है वे लंबे समय तक क्या हों, छोटे छोटे भागों में, मतलब एक काफ़ी समय से छोटे छोटे भागों में क्या है, समूह बनाकर भारत में आए हों और पहले से बसे हुए लोगों के साथ वे रहने लगे हों, इसलिए भाषा तथा रहन सहन में मेल मिलाप हो गया हो। फिर बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ पहले से रह रहा और ये लोग आए होंगे तो उनके साथ कहीं न कहीं इनकी भाषा, हमारी भाषा उनकी भाषा के साथ कहीं न कहीं और रहन सहन हमारा मेल मिलाप हो गया हो। भारतीय इतिहास के इस काल को वैदिक युग कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय इतिहास के इस काल को क्या कहा जाएगा, वैदिक युग कहा जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए, मेमोराइज आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इस युग के इतिहास की रचना वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर की जाती है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर क्या होता है, वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर क्या होता है, वैदिक जो इतिहास की रचना जो होती है वैदिक मतलब एक तरीके से उसकी रचना की जाती है। और परंतु पिछले 40 वर्षों में वैदिक युग के इतिहास के लिए पुरातत्व विज्ञान में भी सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि भाई पिछले 40 वर्षों में अगर देखा जाए तो वैदिक युग के बारे में देखा जाए तो इसके इतिहास के लिए पुरातत्व विज्ञान के भी कुछ प्रारूप यानी सबूत मिले हुए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में आर्य भाषाओं की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थी जो पशुचारी और कृषक थे। देखिए बताया जा रहा है कि जो लोग क्या कर रहे थे, जो आर्य भाषाई लोग थे, जो जिनका संस्कृति अलग था, वे लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर बस रहे थे, जहाँ पर रुके हुए थे, तो वहाँ पर बताया जाता है कि वे पशुचारी और कृषक थे, मतलब कि पशु चराने वाले लोग थे और कृषक मतलब किसानी वगैरह करने वाले लोग थे। जो खास प्रकार से बताया जाता है, खास प्रकार के मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तन का, जिन्हें चित्रित दूसरा भांड भी कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तन का निर्माण करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा सजावट थी उसकी, और इसे क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर भांड कहा जाता है। इस्तेमाल करते थे इसका, काफ़ी ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल भी करते थे। इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वे काले और लाल भांड हैं। तो यहाँ पर एक और बातें बताई जा रही है, इन क्षेत्रों के नज़दीक ही देखा जाए तो अन्य किस्म के मिट्टी के बर्तन जो हैं मिले हैं और वे काले और लाल भांड हैं। और यानी कि अब काले और लाल भांड का मतलब क्या हुआ, पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है, भांड कहा जाता है। तो जो पकाए गए मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, भांड कहा जाता था। और इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों के आधार पर ही वैदिक युग के इतिहास की रचना संभव हो जाता है। तो यहीं से क्या हो जाता है कि कहीं न कहीं साहित्यिक और पुरातात्विक जब दोनों स्रोत हमें मिल जाता है तो इस आधार पर हम देखेंगे भाई वैदिक युग का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अब यह भी समझा जाता है कि वैदिक संस्कृति पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के कुछ विचारों तथा रीति रिवाजों और कुछ नए विचारों के रीति रिवाजों का मिश्रण का परिणाम देखा गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अब देखा जाए तो भारतीय, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यह भी समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृति जो थी वो पहले से विद्यमान जो स्थानीय संस्कृति हुआ करते थे के विचारों तथा उनके रीति रिवाजों का लिया गया होगा। मतलब कहने का मतलब वैदिक संस्कृति से पहले क्या था, यहाँ पर कुछ मान लीजिए लोग रह रहे थे या पहले से कोई कल्चर मौजूद थी, तो हमने क्या किया, उनके भी नए विचारों, उनके जो विचार थे और अपने नए विचारों को अपने उनके रीति रिवाजों, अपने रीति रिवाजों यानी वैदिक संस्कृति के लोगों के रीति रिवाजों का मिश्रण बताया जाता है। आर्य जो थे सबसे पहले पंजाब में बसे थे, तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखना है कि भाई आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे। पीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्य जो थे वो सबसे पहले पंजाब में बसे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वे दक्षिण पूर्वी की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में अहमदाबाद आबाद हुए। तो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में क्या हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं। उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहा करती थी। बताया जा रहा है उस समय अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं सरस्वती नदी बह रही थी, परंतु अब इस नदी का जो जल है पूरी तरीके से सूख गया है। सरस्वती नदी का जल अब आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ आर्य भाषाई लोग कई सालों तक रहे। बताया जाता है कि सरस्वती नदी के आसपास अगर देखा जाए तो आर्य लोग जो थे कई सालों तक यहाँ रुके रहे। यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह यानी कि ऋग्वेद तैयार किया था। तो यहीं पर बताया जाता है कि ऋग्वेद का निर्माण किया गया था। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रदेश में, मतलब जो पंजाब वाला क्षेत्र है, इसी प्रदेश में अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि इसी प्रदेश में, एक मिनट, इसी प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र मैदान भी है।
तो इसी क्षेत्र में क्या है कि कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र मैदान है, और कुरुक्षेत्र के इसी मैदान में पांडवों और कौरवों का भी युद्ध हुआ था। तो जो कि आप जानते ही होंगे, पांडवों और कौरवों, महाभारत की बात की जा रही है, तो उनका भी युद्ध हुआ था। कुछ समय बाद आर्य लोग पूर्व की ओर गंगा घाटी में आगे बढ़े। तो देखा जाए तो कुछ समय बाद क्या होता, आर्य लोग क्या करते हैं, पूर्व की तरफ गंगा घाटी में आगे बढ़ते हैं और घने जंगलों को साफ करते हुए वे आगे बढ़ते थे। और इनमें से कुछ गाँव को, कुछ जंगलों को तो उन्हें जलाकर साफ किया जाता था। देखिए वे लोग क्या करते थे, कुछ जंगलों को जलाकर क्या करते थे, साफ करते थे, और कुछ को लोहे की लकड़ियों से काट कर साफ करते थे। तो कुछ जंगलों को या कुछ पेड़ों को क्या करते थे, एक तो जला देते थे और कुछ को क्या करते थे, कुल्हाड़ियों से काट देते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब ये लोहे की औजार और हथियार बनाने लगे। ध्यान रखिएगा, वैदिक युग में ही क्या होता है कि वैदिक युग में ही क्या होता है कि लोगों को कहीं न कहीं लोहे और हथियार की लोहे और औजार हथियार की जानकारी हो जाती है। तो इसके पहले क्या था, अगर आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में हमने आपको बताया कि भाई लोहे का ज्ञान वहाँ उनको नहीं था। लेकिन वैदिक संस्कृति में देखा जाए तो कहीं न कहीं उन्हें लोहे का ज्ञान हो चुका था, और जिसका वे लोग क्या करते थे, औजार और हथियार वगैरह बनाते थे। आरंभ में आर्य पशुचारी क्या थे, आरंभ में आर्य जो थे पशुचारी खाना बदोश थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि वे पशुओं को चराते थे और खाना बदोश है, खाना के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वे लोग जाते थे, और वे लोग पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। देखिए ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृति में जो था, एक तरीके से लोग क्या करते थे, पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, और यही उनकी जीविका के साधन माने जाते थे। मतलब वैदिक संस्कृति में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनके जीवन का जो मुख्य आधार था पशुपालन था। तो वे लोग कहीं न कहीं ज़्यादातर पशुपालन करते थे, जो कि झुंड में बड़ी संख्या में करते थे, और उसी से अपना जीविका यानी कि जीवन चलाते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये भी खाना बदोश भरी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ किया और स्थायी रूप से गाँव में बसने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग भी खेती करने लगते हैं और गाँव में बसने लगते हैं। चूँकि वे खाना बदोश थे, इसलिए नगर जीवन से परिचित नहीं थे। तो कहीं न कहीं वे खाना बदोश थे, इसकी वजह से उन्हें नगर जीवन के बारे में नहीं पता था। नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा। देखिए नगरों का निर्माण होने में कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा समय लगा, इसलिए आर्यों के आरंभिक निवास स्थल गाँव ही थे। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी भाई, आर्यों का आरंभिक स्थल क्या था, तो गाँव था। वे लोग गाँव वगैरह में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो अधिकतर जानकारी हमें उनके स्थलों की खुदाई करने से मिली है। देखिए अगर आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानना है तो अगर आप खुदाई कर देंगे तो आपको तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आर्यों के बारे में जानकारी उन सूक्तों से हमें मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी, और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। तो जैसे कि हम आर्यों के बारे में तभी जान पाएंगे, उनके द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसको यदि हम पढ़ते हैं तो इससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी बात कही जा रही है कि हम इसे साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इससे उनके इतिहास के लिए सुराग मिलता है, परंतु इधर इधर के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा जैसे कुछ स्थलों पर खुदाई की गई और आर्यों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है, और कुछ जानकारी मिली है। जैसे कि बात करते हैं, बात जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, ठीक है, तो हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश में ही है, मेरठ के आसपास में है। और अंतरजी खेड़ा और कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पर खुदाई की गई और आर्यों की संस्कृति के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली हुई है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ तक जरूर ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अन्य चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि बात करते हैं, आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा, आर्यों ने क्या किया था, अपने देवताओं की स्तुति में क्या किया था, एक तरीके से सूक्तों की रचना की थी। उन्होंने धार्मिक पाठ, अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्यों के द्वारा ही क्या किया गया, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक चीज़ें होने लगी, और जो भी अन्य कार्य पूजा पाठ वगैरह होने लगे, तो कहीं न कहीं उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इनकी जानकारी हमें 4 वेदों के बारे में 4 वेदों में मिलती है। तो इनकी जानकारी यदि हमें लेना है तो 4 वेदों में मिलता है।
अब वे चार वेद कौन कौन से हैं? एक तो है ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा चारों वेदों के बारे में। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्यों ने ही क्या किया था, आर्यों ने ही अपने देवताओं की स्तुति के लिए क्या किया था, सूक्तों की रचना की थी। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने आपको बताया ही है कि इन्हीं के आधार पर क्या किया गया, अपने सूक्तों का संग्रह करने के लिए ऋग्वेद तैयार किया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने राजाओं और वीरों के जीवन, पराक्रम तथा युद्ध के बारे में भी लंबी कविताएं लिखी है। तो देखा जाए तो वे लोग क्या करते थे, अपने राजाओं के बारे में और उनके जो पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे उनके बारे में काफ़ी लंबी लंबी कविताएं भी उन्होंने लिखा था या लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में इन काव्य गाथाओं को संकलित किया गया। बाद में क्या किया गया, इनका काव्य गाथाओं को संकलित किया गया और ये प्राचीन भारत के दो महाकाव्य बन गए। जैसे रामायण और महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राजा और उसके पदाधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ किस तरह से राजा हुआ करते थे और कैसा उनका पदाधिकारी या उनके कैसे पदाधिकारी हुआ करते थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई राजा और उसके पदाधिकारी के बारे में बताया जा रहा है कि उस काल का समाज कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था। तो लगभग अगर देखा जाए तो प्रत्येक कबीला जो हुआ करता था एक खास प्रदेश में बसा हुआ था, लेकिन एक कबीले अक्सर आपस में लड़ा अ, लेकिन एक कबीले अक्सर आपस में लड़ा करते थे। तो बताया जा रहा है जो कबीले हुआ करते थे कहीं ना कहीं लड़ते भी थे। पशुओं के झुंड के लिए चारागाहों की आवश्यकता हुआ करती थी। भाई जब पशुओं के झुंड हैं, पशुओं के झुंड के लिए अब भाई चारा चराना है तो उसके लिए भी आवश्यकता पड़ती थी। इन चारागाहों पर अधिकार करने के लिए कबीलों में लड़ाई होती थी। तो कबीले इसीलिए लड़ते थे भाई, वो ये सोचते थे भाई हमारे पशु चरें, वो सोचते थे हमारे पशु चरें, और जिसकी वजह से क्या होता था, कहीं ना कहीं आपस में युद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जा रहा है कि प्रत्येक कबीलों का एक राजा या सरदार हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक कबीले का बात करते हैं, प्रत्येक कबीले का एक या तो राजा होगा या तो सरदार हुआ करता था, और जिसे प्रायः उसके उसके बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था। तो जो कबीले का सरदार या राजा हुआ करता था उसको इसी आधार पर चुना जाता था या तो वो बहुत बलशाली हो या बहुत उसका पराक्रम ठीक ठाक हो, मतलब वो सक्षम हो एक तरीके से युद्ध वगैरह करने में और हर चीज़ें में, तो उसे ही चुना जाता था यानी कि उसके शौर्य के आधार पर। बाद में राजा का जो पद था वंशानुगत हो गया। देखिए पहले क्या था, राजा को चुना जाता था, ठीक है, पहले क्या था, कहीं ना कहीं राजा को चुना जाता था मतलब वहाँ कबीलों के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, बाद में राजा का पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। और कहने का मतलब ये है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्या होता है, राजा बनता था। तो बताया जा रहा है कि वही एक बाद में क्या होता है कि जो राजा का पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। इसके पहले जैसे कि आज है, जैसे आज आप देखते हैं कि वही क्या होता है कि हमारे प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जैसे लोकसभा विधानसभा की बात करते हैं ये, ठीक है, अगर इनको चुनना होता है तो क्या होता है कि जनता के द्वारा चुना जाता है। उसी तरह से यहाँ पर था कि भाई कबीलों के द्वारा कबीलों के राजा या सरदार को चुना जाता था। लेकिन यही आगे चलकर क्या हुआ, राजा का पद या सरदार का पद क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। अब राजा का कर्तव्य था कि वह कबीलों की रक्षा करे, मतलब राजा का भाई काम ये था कि कबीलों की रक्षा करें। और दूसरी बात करते हैं उसके उसके सभी उसके संबंधी इसकी उसकी मदद करते थे, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया उसके संबंधी इसमें उसकी मदद करते थे, किसकी, राजा के। तो राजा के जो संबंधी हुआ करते थे कहीं ना कहीं वे राजा की मदद भी करते थे। अब राजा जो हुआ करता था कबीले की इच्छा अनुसार शासन करता था, मतलब जो राजा हुआ करता था वो कबीले की इच्छा अनुसार, मतलब कबीले के लोगों की इच्छा अनुसार ही शासन करता था। इसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। तो राजा के मदद के लिए अगर देखा जाए तो कई व्यक्ति हुआ करते थे। योद्धाओं का एक नायक हुआ करता था और उसे क्या कहा जाता था, सेनानी कहा जाता था। तो योद्धाओं का एक नायक था दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। योद्धाओं का एक नायक हुआ करता था और उसे क्या कहा जाता था, सेनानी कहा जाता था। सेनानी जो हुआ करता था वो हमेशा राजा के साथ रहा करता था। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, राजा के साथ जो हुआ करता था वो हमेशा सेनानी रहा करता था। एक पुरोहित भी हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा, एक पुरोहित भी हुआ करता था और जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। तो ध्यान रखिएगा जो पुरोहित का काम क्या हुआ करता था, तो राजा का
पुरोहित का काम था कि एक तरीके से राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करना और उसे सलाह देना। मतलब अगर उसे राजा को किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए तो पुरोहित ही उसे क्या करता था, सलाह देता था। दूतों के जरिए वह नज़दीकी गांव में बसे हुए अपने कबीले के लोगों से संपर्क स्थापित करता था। तो राजा क्या करता था, उसके पास दूत हुआ करते थे, यानी कि गुप्तचर प्रणाली उसके पास कहीं ना कहीं थी, और उनसे क्या करता था, कबीले के लोगों से संपर्क स्थापित करता रहता था। राजा अपनी जनजातियों के गाँव के मुखियों को से भी सलाह मशवरा करता था। भाई देखिए, जो राजा हुआ करता था, अपनी जनजातियाँ यानी कि जो उनके जाति के लोग थे उनके मुखियों से भी वे लोग सलाह मशवरा मशवरा लिया करते थे। ठीक है, तो सलाह मशवरा भी कहीं न कहीं वे लोग लेते थे कि भाई राजा लेता था कि जब भी उसे कोई काम पड़ता था। और यदि कोई अत्यधिक महत्व के मामले में विचार करना होता था तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। अगर कोई महत्वपूर्ण विचार है, कहीं न कहीं बड़ा निर्णय है, तो फिर राजा क्या करता था, जितने भी कबीले के लोग हुआ करते थे सबकी राय जानने का प्रयास करता था। और ये संस्थाएँ जो हुआ करती थी, सभा, समिति और सभा कहलाती थी। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि सभा और समिति हुआ करती थी। ठीक है, इसी युग में समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था। देखिए, समिति का नियम ये था कि अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप अपनी राय स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। और जान पड़ता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था होती थी। मतलब बताया जा रहा है कि जो सभा थी, जो कहीं न कहीं वो चुने हुए लोग जो हुआ करते थे वो वहाँ पर बैठते थे, सभा में बैठते थे, और एक छोटी संस्था हुआ करती थी। और समिति में क्या था कि कहीं न कहीं लोग हुआ करते थे, लोग क्या करते थे, अपनी समस्याओं को रखते थे। अब बात कर लेते हैं ग्राम के बारे में, देख लेते हैं। ग्राम के बारे में देखा जाए तो ग्राम जो था, कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिन्हें ग्राम कहा जाता था। तो कबीला जो था छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ करता था और उन्हें क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। प्रत्येक ग्राम में यानी गांव में कई परिवार बसते थे। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको ये इंडियन सोसाइटी में अच्छे से बताया भी हुआ है। तो इस क्लास को जो दोनों फॉलो करता आ रहा होगा उसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि वाकई में हमें सब कुछ जानने को मिल रहा है। प्रत्येक ग्राम में अगर देखा जाए तो कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने धीरे धीरे खाना बदोशी का जीवन छोड़ दिया तो वे लोग खेती करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब लोगों ने क्या किया कि खाना बदोशी जीवन छोड़ देते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। तो गांव बड़े हो गए, फिर क्या हुआ, गांव बड़े होने लगे और एक कबीले के काफ़ी अधिक सदस्य और एक गांव में रहने लगे। तो एक कबीले के देखा जाए तो कई लोग सदस्य होने लगे और एक गांव में वे रहने लगे। परिवारों के समूह को क्या कहा गया, देखिए अगर कई परिवार के समूह हुआ करता था तो उसे क्या कहा गया, बिस कहा गया है, सॉरी कुल कहा गया है या तो बिस कहा गया है। और कबीले के लोगों को क्या कहा गया है, जन कहा गया है। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई जन किसे कहा गया, कुल किसे कहा गया है, बिस किसे कहा गया है। ठीक है, मुझे लगता है ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए और नोट्स बनाकर लिखते रहना चाहिए। गांव परिवार में बटा हुआ करता था। देखिए, जो गांव हुआ करता था परिवार में, जैसे आज हैं आप देखते हैं भाई, गांव इतना बड़ा होता है लेकिन उसमें क्या होता है, हर गांव में क्या होता है, छोटे छोटे परिवार होते हैं और एक परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते थे। तो एक परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं साथ साथ रहते थे। आज भी देखने को मिलता है लेकिन हर जगह नहीं देखने को मिलता है। और परिवार जो था पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति था, पुरुष जो था, वो दादा या पिता माँ होता था और वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आज भी होता है कहीं ना कहीं घर का मुखिया कोई होता है, वैसे वहाँ पर भी था। तो जैसे बताया जा रहा है भाई, परिवार जो होता था पितृ प्रधान हुआ करता था। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति ही जो हुआ करता था, जैसे कि दादा हो या पिता माँ, तो वो क्या होता था, परिवार का मुखिया हुआ करता था। परिवार में यह अधिकार का पद था। परिवार में अगर देखा जाए तो यह अधिकार का पद था, क्योंकि मुखिया जब सब निर्णय ले लेता था, मुखिया जब सब निर्णय ले लेता था और परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। देखिए, जब क्या होता था कि परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार में, एक मिनट, हाँ, पितामह होता था और परिवार का मुखिया हुआ करता था। और उसके बाद बात की जाती है कि कहीं ना कहीं उसके बाद बात की जाती है कि भाई देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि भाई परिवार में अधिकार का पद था जो मुखिया हुआ करता था, क्योंकि मुखिया सब निर्णय लेता था।
तो एक अधिकार का पद माना जाता था कि भाई घर का मुखिया कौन होगा, और परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। मतलब अगर मुखिया के द्वारा कोई कही गई बात है तो परिवार के सभी सदस्यों को क्या होगा, उसकी बात मानना होगा, ठीक है। और पुत्र क्या होता था, फिर बताया जा रहा है कि पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने के बाद पिता के साथ ही रहता था। तो दरअसल क्या होता था, जब कोई शादी कर लेता था तो अपनी पत्नी को लाता था, तो फिर जैसे आज होता है वैसे ही उस समय भी कहीं ना कहीं व्यवस्था चल रही थी, पिता के साथ ही रहना पड़ता था। और जैसा कि कबीलियाई व्यवस्था पर आधारित समाज में आम तौर पर होता है कि स्त्रियों का आदर किया जाता था। तो लगभग देखा बताया जा रहा है कि भाई इस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस समय स्त्रियों का काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस पर स्थिति थी। उस समय देखा जाए तो स्त्रियों का भी आदर किया जाता था वैदिक संस्कृति में। लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे लड़कों को शिक्षा का अधिकार था, वैसे लड़कियों को भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार था, और कुछ लड़कियां भी पढ़ी होती थी। गांव में खेतिहारों के अलावा और भी लोग रहा करते थे, तो और लोग भी बसते थे। जैसे कि बात करते हैं, गांव में खेतिहर हुआ करते थे, और लोग में जैसे कारीगर या शिल्पकार भी थे। किसी किसी गांव में तो किसी खास शिल्प का ज़्यादा हुआ कर काम शिल्प का काम ज़्यादा हुआ करता था। तो जैसे कि बात करते हैं, कोई कोई गांव तो ऐसा था जो कहीं ना कहीं किसी खास चीज़ के लिए जाना जाता था, या उस चीज़ की ज़्यादा संख्या हुआ करती थी। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी, वहाँ कुम्हार आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि भाई जिस जहाँ पर क्या होता था, मिट्टी ज़्यादा मिलती थी, वहाँ पर कुम्हार वगैरह भी ज़्यादा मिलते थे। एक गांव की खपत से बचे हुए जो बर्तन हुआ करता था, उसको पड़ोस के गांव में भेज दिया जाता था, और बर्तनों की कमी जो हुआ करते थे। इस प्रकार चीज़ें एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी, और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं लेन देन बढ़ गया था और व्यापार की शुरुआत हो गई थी। जैसे हमने आपको बताया था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली। या अपने जैसे कि आप मान लीजिए कोई अधिकारी हैं तो कुछ मत करिए, सॉरी, एक मिनट। जैसे कि बात करते हैं, थोड़ा से आज क्या हो रहा है, पढ़ाते समय नींद आ जा रही है। ठीक है। तो दरअसल बात करते हैं, इस प्रकार चीज़ों का एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने लगे, और इस लेन देन के साथ देखा जाए तो व्यापार की शुरुआत हुई। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हो जाता है कि भाई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। अगर किसी के पास गेहूँ है, चावल है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरे से दाल या अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। या किसी के पास गहने हैं तो गेहूँ चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति को गहने देकर गेहूँ ले सकता था। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। जैसे बर्तनों का भी क्या होता था, वहाँ नगरों में भेजा जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाता है बर्तनों को, ताकि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। मतलब कि बर्तन के बदले उन्हें अनाज वगैरह मिल सकता था। तो नेक्स्ट बात करते हैं, परंतु देखा जाए तो यह सब कुछ तभी सॉरी यह परंतु यह सब कुछ अभी अत्यंत साधारण स्तर पर ही चलता था। तो देखा जाए तो ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अभी साधारण स्तर पर ही चल रही थी। और गाँव में छप्पर वाली कच्ची कच्ची झोपड़ियाँ हुआ करती थी, जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहा करता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भई गाँव में अगर देखा जाए तो छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियाँ भी हुआ करती थी, और जिनके चारों ओर एक बाड़ा भी हुआ करता था, और उसके बाहर खेत होते थे। खेतों में हल जोते जाते थे, कुओं और या नालियों के पानी से उनकी सिंचाई की जाती थी। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं कुओं और नालियों का इस्तेमाल करते थे सिंचाई के लिए। जौ की बात करते हैं, जौ का नाम आपने सुना होगा। जौ एक कह सकते हैं एक अनाज है, और जौ की व्यापक रूप से खेती की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, तो वैदिक संस्कृति में जौ का बहुत ज़्यादा खेती की जाती थी। और उसके बाद गेहूँ, फिर उसके बाद चावल की भी खेती होने लगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किस प्रकार की खेती की जाती थी या किसकी खेती की जाती थी, तो जौ का, फिर उसके बाद सॉरी जौ का, फिर उसके बाद आपको गेहूँ याद रखना है, फिर उसके बाद चावल की खेती होने लगी। आज हम यहीं तक थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज हम थोड़ा से यहाँ तक पढ़ेंगे, जन जीवन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज उतना ज़्यादा माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक अन्य आम पेशा या शिकार करना, और हाथियों, भैंसों या बारहसिंगा और सूअरों का शिकार किया जाता था। तो अगर देखा जाए तो एक आम पेशा या शिकार करना, हाथियों या भैंसों या बारहसिंगा सूअरों का शिकार किया जाता था। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। देखिए,
जैसे आज आप देखते हैं सांड का और बैलों से क्या होता है, हल को जोतते थे, वैसे पहले भी हुआ करता था। और पशुओं को देखा जाए तो पशुओं में गाय जो हुआ करती थी, उसको गौरवपूर्ण स्थान दिया गया था। देखिए, गाय के लिए एक शब्द यूज़ किया गया था, अगन्य शब्द, जिसको नहीं मारना है, क्योंकि लोग अनेक चीज़ों के लिए गाय पर निर्भर थे, तो गाय को मारने के लिए बिल्कुल निषिद्ध किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बातें बताई गई हैं कि वास्तव में विशिष्ट अतिथि जब आते थे तो गौ का मांस, मतलब गाय का ही मांस परोसा जाता था कहीं न कहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि वही बाद में क्या हुआ कि सदियों में बाद में क्या होता, ब्राह्मणों ने इसका सेवन पूरी तरीके से वर्जित कर दिया कि भाई गाय का सेवन हमें नहीं करना है, गौ मांस हमें नहीं करना है, ठीक है, गाय का मांस हमें नहीं खाना चाहिए। मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। तो मतलब मनुष्य के जीवन को कहीं न कहीं 100 जो गाय हुआ करते थे, गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। यदि कोई मनुष्य यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक परिवार को 100 गायें देनी पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति देखा जाए एक तरीके से किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है, तो उसका परिवार जो होता था लगभग 100 गाँव देना पड़ता था, 100 जो गायें हुआ करती थी वो देना पड़ता था उसके परिवार वाले के। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके भी परिवार में कई लोग होंगे, बी नाम का एक व्यक्ति है, इसके भी परिवार में कई लोग होंगे, तो इसको मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दिया, तो इसके परिवार के लोगों को 100 गाय इनको देनी पड़ेगी, ठीक है, 100 गाय देनी पड़ती थी, ठीक है, इनको इनके परिवार को मिलकर, ठीक है। तो ये बहुत कड़े नियम थे, समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है, ध्यान रखिएगा। घोड़ा के बारे में बताया जाता है, ये भारतीय पशु नहीं है, इसे आर्य लोग ईरान और मध्य एशिया से भारत में लेकर आए थे। तो देखा जाए तो घोड़ा जो है हमारा पशु नहीं है, ठीक है, हमारे देश का पशु नहीं है, बल्कि जब आर्य लोग जब ईरान और मध्य एशिया से आए, तो वे लोग घोड़ा ही लेकर आए थे, और घोड़े लेकर आए थे। तो आज मुझे लगता है कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा कि घोड़ा हमारा पशु नहीं था और कैसे हमारा पशु बना, मतलब हमारे देश में कैसे पशु घोड़ा का आगमन हो जाता है और घोड़े हो जाते हैं। घोड़े रथ खींचते थे, घोड़े का काम क्या था, कहीं ना कहीं रथ खींचना था। अब घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। रथ दौड़ एक प्रिय मनोरंजन हुआ करता था। तो ये इनका क्या होता था, जैसे रथों का दौड़ करवाते थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह मनोरंजन मिल जाता था, जो कि इनका प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में सम्मान था, जो रथकार हुआ करता था उसके समाज में काफ़ी ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। और हल्का 2 पहियों का रथ ऊंची हस्ती का सूचक बन गया था। और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते और हाथी की सवारी करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो बाद में देखा जाए तो युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते हुए या हाथी की भी सवारी करते हुए दिखाया गया। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक भी बन गया था। और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जितने प्रदेश में आ जाएगा उतने उतने पर घोड़ा छोड़ने वाला राजा का अपना अधिकार हो जाता था। तो जैसे कि बात करते हैं, जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा था, और ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे कहीं ना कहीं। तो जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक वो जिसके द्वारा किया जाता था अश्वमेध यज्ञ, वहाँ तक उसका राज्य हो जाता था, उसका अधिकार क्षेत्र हो जाता था। अगर किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में वो जीत गया तो फिर उसका हो जाता था सारा। अगर हार गया तो फिर जिसने घोड़ा के छोड़ा हुआ है अश्वमेध यज्ञ के रूप में उसका हो जाता था, ठीक है। तो आज की क्लास को हमें यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उतना प्रोडक्टिविटी के साथ मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, एक क्विज़ की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, इसी के बाद ही मिलेगी, तो उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर अब स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। बाकी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, जय हिंद।